Okay. Exercise 2, exercise 3, exercise 2. Exercise 2 का question number 25. 25. 10 liters of an alkane. X requires 35 liter of O2 for complete combustion. X forms only one monochloro derivative Y. The action of alcoholic reaction Y yields. तो जैसे सवाल में ऐसा बोल रखा 10 liter of an alkane X required 35 liters of O2. ये मोल कंसेप्ट का सवाल है. हमको नहीं मालूम कि कौन सा अल्केन है, लेकिन एटलीस्ट एक चीज तो पता है ना कि अल्केन है. ठीक है, तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n + 2. CnH2n+2. तो एक काम करते हैं, पहले हम ऐसा करते हैं CxHy. ठीक है, और इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे. तो अगर याद हो 11th क्लास का चीज, तो उसमें बताया था कि जैसे मोल कंसेप्ट वाले पार्ट में हम लोग ऐसा कंसिडर करते हुए काम करते हैं. मोल कंसेप्ट में जब भी कभी कम्बशन होगा तो CO2 का H2O बनेगा. और अगर हाइड्रोकार्बन का कम्बशन करा रहे होते तो हाइड्रोकार्बन के कम्बशन में हम लोग आराम से यहाँ पे X और यहाँ वाले पार्ट में Y/2 पुटअप कर सकते हैं, और यहाँ वाले पार्ट में X + Y/4 लिखा करते हैं हम लोग हमेशा. ये लिखने का तरीका होता है. और दूसरा, अल्केन के केस में एक चीज मालूम है CnH2n. मतलब अगर हम लोग यहाँ पे इसको एक्स और वाई वाले पार्ट को n के टर्म में डालना चाहें, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है CnH2n+2. तो अगर हम लोग इसको x मान ले, एजम्पशन लेके चल लेते हैं कि इसको अगर x मान ले, तो अगर ये पार्ट x होगा तो यहाँ वाले पार्ट में यहाँ वाले पार्ट में हम लोग 2n की जगह पे 2x+2 लिख सकते हैं. ठीक है. तो इस केस में जो y वाला पार्ट है, उस y की जगह पे 2x+2 भी आ सकता था, करनी है, ये भी पॉसिबल है. 2x+2 लिख करके काम चलाया जा सकता है. तो y इज इक्वल टू 2x+2 लिखने में कोई अगर बुराई नहीं है. तो यहाँ जो x + y/4 है, इस चीज को x + 2x+2/4 में लिखा जा सकता है. तो ये चीज बाहर होगा ऐसा, 2x+2 डिवाइडेड बाई 4. तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x/2, मतलब x + x/2. x + x/2 कितना निकल के आएगा? इस केस में 3x/2 कंसिडर कर सकते हैं. और सवाल में बोला है यहाँ पे 10 लीटर्स ऑफ एन अल्केन रिक्वायर्स 35 लीटर ऑफ O2. मतलब अगर हम लोग इसका 10 लीटर लेके चले तो यहाँ वाले पार्ट का 35 लीटर चाहिए. और हम लोग अगर ये फॉर्मूले के हिसाब से बात करें, यहाँ पे कोफिशिएंट वाला पार्ट 1 के बराबर है और यहाँ 3x/2 के बराबर आने वाला है, 3x/2. तो 1:3x/2 का रेशियो चल रहा है. तो 1 लीटर 3x/2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, 1 लीटर 3x/2 के साथ रिएक्शन कर रहा है. और सवाल में इंफॉर्मेशन देख रखा है कि 10 लीटर 35 लीटर के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है. डिवीजन कर लो यहाँ से. यहाँ पे डिवीजन करने का आएगा 1/10 इज इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाई 70. यहाँ से अगर x कैलकुलेट करेंगे तो x वाला पार्ट मेरे हिसाब से 7 के बराबर आ रहा है. x वाला पार्ट अगर 7 हो जाएगा, तो x वाला पार्ट 7 के बराबर नहीं आ रहा, x वाला पार्ट 7/3 के बराबर आ रहा है. 7/3 का क्या मतलब है भाई? 7/3 का मतलब तो 2 पॉइंट समथिंग हो रहा है. 2.3 तो कोई लॉजिक नहीं है. कोई लॉजिक नहीं है यार. CnX2 CxHy, तो यहाँ पे x + y/2 x + y/4, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. uh, CxHy CnH2n+2, मतलब y इज इक्वल टू 2x+2 लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे x + 2x+2/4, यहाँ से x/2 निकल के आएगा. अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलती कर दी यहाँ पे, कैलकुलेशन में थोड़ा सा एरर कर दिया. 2x + 2/4 दे रखा है यहाँ पे, तो 2x + 2/4 है, तो जब ये डिवीजन होगा तो यहाँ पे x + 1 बच के आएगा. हम केवल x ले लिए थे, थोड़ा गलती कर दिए थे. तो इस केस में हमने कैलकुलेशन वाले पार्ट में x + x + 1, इसका मतलब 3x + 1/2 ऐसा कुछ वैल्यू आएगा. मैं यहाँ पे गलती कर रहा था. 3x + 1/2
इसी वजह से ऊपर आंसर नहीं आ रहा। यहाँ वाले पार्ट में 1/10 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 35। तो बाई 2 वाला पार्ट जब नीचे जाएगा तो 70 तो हो ही जाना है यहाँ पे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये कैंसल आउट होगा, कैंसल आउट होने के बाद हम लोगों का आगे का वैल्यू निकल के आना चाहिए 7 इज इक्वल टू 3x प्लस 1। तो यहाँ से x कितना निकल के आ जाएगा, बोलो भी चंदन। 2। x वाला पार्ट 2 के बराबर आ जाएगा। तो एक चीज तो मालूम पड़ गया कि यहाँ पे कार्बन वाला पार्ट 2 है, और कार्बन वाला पार्ट अगर 2 के बराबर है और अल्केन बनाना है तो एक ही ऑप्शन इथेन बना सकते हैं, C2H6 वाला पार्ट। तो इस केस में सवाल में ऐसा बोला है कि हम लोग का जो इथेन वाला पार्ट है वो जब मोनोक्लोरिनेशन करता है X फॉर्म्स ओनली वन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, तो एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनना चाहिए। तो बनेगा भी एक ही, 2 कार्बन है तो कहीं पे भी हेलोजन को डालो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेगा। अगर 3 कार्बन होता तो 3 कार्बन में एक इस पोजीशन पे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव या फिर सेकंड पोजीशन पे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बना सकते थे। इसका मतलब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी था। इस केस में इथेन वाला पार्ट कंफर्म हो गया, सबसे पहला चीज। और उसके आगे बोला है ओनली वन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनने के बाद, मतलब जो डेरिवेटिव बन रहा है दैट इज y, मतलब x फॉर्म्स ओनली वन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव y। तो x वाले पार्ट का जब मोनोक्लोरिनेशन करा रहे हैं तो उस केस में y बन रहा द एक्शन ऑफ एल्कोहलिक KOH ऑन y इज, एल्कोहलिक KOH जब y के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा। तो इस केस में अगर हम लोग का अल्काइल हैलाइड है और अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो E2 एलिमिनेशन होता है। E2 एलिमिनेशन वाले पार्ट में डिहाइड्रो हैलोजनेशन होगा, हाइड्रोजन हटेगा, हैलोजन हटेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन निकल के आ जाना है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन दिख रहा है आपको, और कहीं ऑप्शन हो भी नहीं सकता था, बाकी सब में 3 कार्बन है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये पार्ट एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, अगर नहीं समझ में आया वो तो पूछ लेना। चंदन कुमार, आवाज नहीं आया भाई तुम्हारा। हाँ सर। आ गया समझ में? हाँ। ओके, और कोई डाउट इसके अलावा? अच्छा सवाल है वैसे, काफी अच्छा सवाल। क्या डाउट वाले ग्रुप में है सर? अच्छा, डाउट वाले ग्रुप में, हाँ यार डाला था लेकिन छुट्टी में डाला तो नहीं देखे थे। डाउट देखिए नहीं रहा है ग्रुप। दो डाउट ग्रुप में डाल रखा है, कहाँ से सवाल डाल रखा है भाई, कहाँ कहाँ से सवाल लेकर के आ जाता है, है? कहाँ से सवाल सॉल्व किया, बता पहले। क्यों सर? ये सवाल तुम्हारे लेवल का है क्या, मेडिकल के एग्जाम का सवाल है क्या? एक तो साइक्लोहेक्सेन का चेयर का, नहीं आया सर। क्या क्या क्या? हमको एकदम भेजा था इसको करने, सॉल्व करने के लिए। तो तुम्हारा कौन भेज दिया था तुमको? एक दोस्त। दोस्त भेजा था, पक्का दोस्त भेजा था? हाँ सर। तो दोस्त बड़ा गधा है, मेडिकल का तैयारी कर रहा है कि इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा है दोस्त? मेडिकल का। तो गधा है तुम्हारा दोस्त। एक दो चीज है इसमें, पहला चीज ये कि इतना भारी सवाल पूछा नहीं जाता है, दूसरा चीज ये कि साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म है, ये दोनों साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म है, ये एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखा है, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, तो जानना ही नहीं है इसके बारे में। और ये जो सवाल है ये MS चौहान का सवाल है, MS चौहान के जेई एडवांस्ड वाले बुक का सवाल है, क्योंकि ये सवाल इंजीनियरिंग वाले लोग पूछे थे हमसे डाउट में। पता नहीं कौन सा दोस्त बना रखा है, कहे ऐसा दोस्त बना रखा है। ये क्या सवाल है भाई? हाँ ये सवाल सॉल्व किया जा सकता है, एक मिनट को लोड कहाँ से होगा।
और ये भी सवाल बेकार रहा तो और मारेंगे तुमको, घटिया घटिया सवाल पूछते रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ का सवाल पूछते रहता है सब। चलो ध्यान दो, सवाल में दे रखा है कि अगर हम लोग NaOH का रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो ये भी सवाल तुम्हारे काम का नहीं है। और तो हम इस तरह का सवाल थोड़ा बहुत आइडिया दे रखे हैं, बट सवाल तुम्हारे काम का नहीं है। सवाल में एक्सपेक्ट हम लोग ये करेंगे कि क्लोरीन वाला पार्ट नीचे है, NaOH वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा और आराम से ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। ऊपर वाले कार्बन में OH ऊपर है, नीचे वाले पार्ट में भी OH ऊपर आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में यहाँ OH वाला ग्रुप ऊपर नहीं आएगा, OH वाला ग्रुप नीचे ही आएगा। क्यों नीचे आएगा? उसके पीछे एक छोटा सा रीजन होता है, इस चीज को हम लोग NGP रिएक्शन बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN, जैसे SN2 SN1 रिएक्शन बोल रहे थे सिमिलर टाइप से SN-NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ये पार्टिकुलरली एडवांस लेवल का टॉपिक है, पार्टिकुलरली एडवांस लेवल का टॉपिक। ऑप्शन बी वाला पार्ट आंसर होगा, थोड़ा ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। ये भी सवाल तुम्हारे काम के लिए, ये भी उसी बुक का सवाल होगा, ऑब्वियस सी बात है। ऑल्दो ये सवाल देखे नहीं है, बट फिर भी होना होती, ये भी सवाल काम का नहीं है। क्योंकि तुम्हारा दोस्त से दोस्ती तोड़ लो, काम का दोस्त नहीं हो, नालायक दोस्त है, पथ भ्रष्ट कर रहा है, ठीक है। Yes, और कोई डाउट? जल्दी बताओ, और कोई डाउट बुकलेट में? और कोई डाउट नहीं है? चलो, तो जैसे लास्ट क्लास में जो हम लोग टॉपिक्स का डिस्कशन कर रहे थे, उन सारे टॉपिक्स हम यहाँ लिख लेते हैं फिर से, कि एक ही जगह पे हम सोच रहे हैं कि सारा रिएजेंट्स करा देंगे। तो रिएक्शंस वाले पार्ट में हम लोगों को ये सब कुछ कुछ बेसिक टॉपिक्स का डिस्कशन करना था। एक मिनट, चलो ध्यान दो, इन सब टॉपिक्स हम लोग को डिस्कशन करना था बेसिकली। हम लोग का एडिशन ऑफ वाटर कैसे हो सकता है, एडिशन ऑफ अल्कोहल कैसे हो सकता है, RSS कैसे हो सकता है, मैकेनिज्म वाला पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके लास्ट क्लास में। और इनफैक्ट जब मैकेनिज्म की बात करते तो बोला था कि सारे के सारे रिएक्शन बस छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मैकेनिज्म सबका सेम है। इस केस में सबसे पहला जो हम लोग को हेडिंग है, यही चीज हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, एडिशन ऑफ H2O। और एडिशन ऑफ H2 वाले पार्ट में हम लोग का मैकेनिज्म सेम टाइप का होगा, फिर भी हम एक बार के लिए इस चीज को रिपीट कर देंगे कि हम लोग का एडिशन ऑफ H2 वाले पार्ट में हम लोग का मैकेनिज्म क्या होता है। और इसके अलावा फिर हम लोग जब आगे टॉपिक से डिस्कशन कर रहे होंगे तो उसमें फिर मैकेनिज्म वाले पार्ट को मेंशन नहीं करेंगे, केवल प्रोडक्ट वाले पार्ट की बात कर रहे होंगे। तो जैसे मान लो कि जब हम लोग एडिशन ऑफ H2O की बात करते हैं, तो जो हम लोग का कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड में मेंशन कर दिया था, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उधर HR ऐसा लिख के काम चला सकते हैं। तो हम लोग का जो एल्डिहाइड और कीटोन वाला पार्ट है, तो अगर हम लोग उसमें H2O का एडिशन कराएंगे तो H2O वाला पार्ट एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो ऑब्वियस सी बात है, उसको H+ चाहिए होगा रिएक्शन कंडक्ट कराने के लिए, मतलब ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। कंपाउंड वाला पार्ट न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अगर होता है तो उस केस में फिर हम लोगों को रिएक्शन में मतलब रिएक्शन वाले पार्ट को कंडक्ट कराने के लिए एटलीस्ट कुछ ना कुछ पार्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ वाला पार्ट एटलीस्ट चाहिए होता है, ताकि हम लोग का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर वाला पार्ट बढ़ जाए। तो मैकेनिज्म में दो तरह का मैकेनिज्म मेंशन किया था। तो इस केस में जैसे नॉर्मली मैकेनिज्म तो ये है कि जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है आराम से H+ के साथ कंबाइन करेगा। जैसे ही H+ के साथ कॉम्बिनेशन होगा तो हम लोगों के ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा और बाकी जो ग्रुप जैसा दे रखा है वैसे का वैसे ही रहेगा। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग H2O का एडिशन करा सकते हैं। ये पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं, जब भी कोई एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड से अटैच होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो इस केस में हम लोग का कार्बन वाला पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। तो यहाँ जो लोन पेयर है, इस चीज को कार्बन पे आराम से कोऑर्डिनेट करा के यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करा के हटा सकते हैं हम लोग। तो अपने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के टाइम पे ये H2O का ऑक्सीजन इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, और जैसे ही कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया तो इस केस में कार्बन का बॉन्ड ऊपर ब्रेक करके हटा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। उसके अलावा कार्बन के ऊपर एक कार्बन चेन है R, दूसरा हाइड्रोजन या फिर कार्बन चेन,
कुछ भी डालो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे OH2 प्लस का फॉर्मेशन, क्योंकि H2 ऐड हुआ है तो OH2 प्लस होना चाहिए। लेकिन ये चीज हम लोग को पहले से मालूम है, बहुत बार बोल चुके हैं कि जब भी कभी ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और उसका हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो H प्लस को हटा के कंपाउंड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो H प्लस को माइनस कर लिया यहाँ पे। तो इस केस में हम लोग के प्रोडक्ट वाले पार्ट में आराम से R के साथ C, इसके ऊपर OH को H या R, और यहाँ के ऊपर एक OH ग्रुप का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। और एक कार्बन के ऊपर अगर दो OH ग्रुप होता है तो इस चीज को हम लोग जेमिनल डायोल बोल सकते हैं, या फिर एक और वर्ड यूज किया जाता है हाइड्रेट। अगर एक ही कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप होगा तो उस केस में जेमिनल डायोल या फिर हाइड्रेट। और पहले कभी मेंशन किए हैं तुम लोगों को, जहाँ तक हमको ध्यान है, कि एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप अनस्टेबल होता है। अगर एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप अनस्टेबल है तो यहाँ से H2O हटेगा, और H2O वाला पार्ट हटने के बाद यहाँ से H2 लिफ्ट रिमूव कर देता है। H2 वाला पार्ट हटने के बाद वहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का ही फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर ढंग से देखो तो हम लोगों का रिएक्टेंट वाला पार्ट ही यहाँ निकल के आ रहा है। तो एक्चुअल में एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप अनस्टेबल होने की वजह से रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर का होता है। जैसे ही डाइहैलाइड सॉरी डायोल बनता है तो डायोल वापस से एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। बट कुछ कुछ केसेस हैं जहाँ पे इसका फॉर्मेशन रहता है। क्या हो सकता है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। ऑल्दो ये रिएक्शन काम का इस सेंस में नहीं है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्योंकि प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा, प्रोडक्ट बन करके वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसलिए ये रिएक्शन उतने काम का नहीं है। लेकिन इस रिएक्शन के अंदर जो 3 4 5 पॉइंट्स है, पॉइंट्स हम लोग के काम के हैं, उन सब चीजों का हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे। नोट करो इस चीज को। कहीं पे कोई डाउट होगा तो पूछते जाना। अगर नोट कर लिया होगा तो कुछ कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को नोट कर लिया। सबसे पहला पॉइंट, जेमिनल डायोल्स आर अनस्टेबल are unstable and releases H2O for the formation of
carbon double bond oxygen releases H2O for the formation of carbon double bond oxygen. और उसमें हम लोग एक चीज कंसिडर कर सकते हैं, जैसे हम लोग जो रिएक्शन वाला पार्ट है उसको ओवरऑल इस टाइप से लिखते हुए काम कर सकते हैं। ये पूरा रिएक्शन दे रखा, तो रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि अगर रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर का है तो रिवर्सिबल नेचर जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, रिएक्टेंट वाला पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट वाला पार्ट रिएक्टेंट में, तो ये हम लोग इक्विलिब्रियम टाइप का पार्ट या रिवर्सिबल नेचर का पार्ट मेंशन कर सकते हैं। तो हम लोग का जो रिएक्शन है अगर हम लोग कंसिडर करते हुए काम करें कि ऐसा कुछ दे रखा था, आर के साथ भी डबल बॉन्ड हो, एच हो या फिर हाइड्रोजन हो, मतलब एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका रिएक्शन H2O के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, यार वो कैटलिस्ट है तो उसको मेंशन भी नहीं कर रहा हूँ, तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों को आराम से हाइड्रेट का फॉर्मेशन मिल रहा है, बट क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर का है तो आराम से फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन होगा। और अभी एक पॉइंट मेंशन किया कि एक कार्बन के ऊपर 2 H ग्रुप अनस्टेबल होता है, मतलब ये जो जेमिनल डायोल वाला पार्ट है ये अनस्टेबल नेचर का है। तो अगर ये अनस्टेबल है मतलब कम बनना चाहेगा, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले पार्ट में हम लोग अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बाय अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं, और जो ज्यादा स्टेबल है, बचपन से लेकर अभी तक यही सुनते आ रहे 11th-12th में हम लोग, जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा बनना चाहेगा। तो अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बनना चाहेगा, और अगर ज्यादा बनना चाहेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 होता है। इस केस में प्रोडक्ट लेस स्टेबल है मतलब रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, तो रिएक्टेंट ज्यादा बनना चाहेगा। अगर रिएक्टेंट वाला पार्ट ज्यादा बन गया तो इस केस में हम लोग का प्रोडक्ट वाला पार्ट कम बनेगा, और अगर रिएक्टेंट वाला पार्ट ज्यादा है और प्रोडक्ट वाला कम पार्ट कम है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से छोटा निकल के आएगा। तो यहाँ के केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला पार्ट इस रिएक्शन का लेस देन 1 हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है इस चीज को। रिएक्शन नोट कर लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नोट कर लो। और इसको नोट करने के बाद एक पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना है, रिएक्शन एक पॉइंट थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। पॉइंट को स्टार मार्क करना है तो स्टार मार्क कर लो, क्योंकि इसके ऊपर सवाल ही पूछा जा सकता है आराम से। द फॉलोइंग हाइड्रेट्स आर स्टेबल इन नेचर। हाइड्रेट्स का मतलब जेमिनल डायोल वाला पार्ट, आर स्टेबल इन नेचर। कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जो तुम लोगों को याद रखने होंगे, ये सब हाइड्रेट्स वाले पार्ट स्टेबल नेचर को, या फिर इन कंपाउंड्स के हाइड्रेट लिखना ज्यादा बेटर होता। द फॉलोइंग ऐसा कर दो, द फॉलोइंग कंपाउंड्स हाइड्रेट्स, द फॉलोइंग कंपाउंड्स हाइड्रेट्स आर स्टेबल इन नेचर, जिसमें सबसे पहला नाम अपने को ध्यान रखना है फ्लोरल या फिर क्लोरल मॉलिक्यूल। फ्लोरल मॉलिक्यूल का मतलब होता है CF3CHO। और इसके पीछे रीजन क्या है, नॉर्मली वैसे एनसीईआरटी में फ्लोरल मॉलिक्यूल नहीं दे रखा, एनसीईआरटी मॉलिक्यूल मतलब एनसीईआरटी में फ्लोरल कंपाउंड दे रखा है। फ्लोरल का मतलब CCl3CHO कंसिडर कर सकते हैं। तो इस केस में होता क्या है, एक कार्बन के ऊपर 3 फ्लोरीन दे रखा, अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे यहाँ C डबल बॉन्ड O के साथ H है, वाटर के साथ रिएक्शन करने पे हम लोग का जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है ये OH में कन्वर्ट होगा और एक OH ग्रुप और ऐड हो जाएगा। होता है क्या नॉर्मली कि जैसे ही यहाँ वाले पार्ट में OH ग्रुप आया तो जो H वाला पार्ट है वो आराम से इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, नीचे वाले पार्ट का भी जो H है ये भी इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो पहले हम लोग के एक ही कार्बन के ऊपर जो 2 OH ग्रुप है, फिर एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप वाला पार्ट अनस्टेबल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर भी हो सकता है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट 4 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होता है, ये हम लोग को मालूम है। तो 4 मेंबर रिंग वाले पार्ट को हम लोग
इग्नोर कर सकता है, लेकिन यहाँ 4 मेंबर रिंग बन रहा है, तो इसके वजह से यहाँ से ये पार्ट हटने की टेंडेंसी में होता है, और यहाँ से जैसे ये हटता है तो एक का बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ वाले पार्ट का, यहाँ डबल बॉन्ड बना, ये वाला पार्ट ब्रेक करके अलग हट गया। तो इस केस में जब एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 4 मेंबर रिंग बन रहा होता है, उसके वजह से मॉलिक्यूल ब्रेकअप करके अपने आप को डिसोसिएट करा लेता है। बट अगर 5 मेंबर रिंग बन रहा है तो 5 मेंबर रिंग का हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबल नेचर का होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है। तो इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से दोनों OH ग्रुप वाला पार्ट स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, तो आपस में कंबाइन नहीं करता, ये मॉलिक्यूल वाला पार्ट स्टेबल नेचर का है। अगर हम लोगों का हाइड्रेट स्टेबल नेचर का है, हाइड्रेट का मतलब प्रोडक्ट स्टेबल नेचर का है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा अमाउंट में बनेगा, मतलब कि इक्विलिब्रियम मस्ट बी ग्रेटर देन 1 कंसीडर किया जा सकता है। क्लोरल मॉलिक्यूल को लेके चले तो भी सेम कंसिडरेशन, कार्बन के ऊपर 3 क्लोरीन वाला ग्रुप दे रखा है अपने पास, और उस केस में फिर हम लोग के कार्बन के ऊपर आराम से एक OH ग्रुप, एक H, दूसरा एक और OH ग्रुप, तो एक OH ग्रुप का हाइड्रोजन वाला पार्ट एक क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, दूसरे OH वाले ग्रुप का हाइड्रोजन दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो हाइड्रेट है वो ज्यादा स्टेबल है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 कंसीडर कर सकते हैं। ये दो मॉलिक्यूल्स ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में नहीं भी रखा, बिल्कुल मस्ट है, याद रखना है इसको। और इसके अलावा और भी एग्जांपल है जो कि कंटिन्यूएशन। इन दोनों मॉलिक्यूल के बाद तीसरा जो स्ट्रक्चर याद रखना है अपने को, वो इस टाइप का स्ट्रक्चर है। जैसे अगर मान लो कि ऐसा दे रखा कार्बन चेन है, उस कार्बन चेन वाले पार्ट से हम लोगों का 3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला पार्ट अटैच्ड है, 3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे कंटिन्यूएशन में अटैच्ड है। अगर इस तरह का मॉलिक्यूल रहा तो मान लो जैसे रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तो जो सेंटर वाला कार्बन है ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि ये भी कार्बन माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी कार्बन माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, माइनस एन भी शो करेगा, तो बीच वाला कार्बन ज्यादा रिएक्टिव नेचर का होना है। तो होगा क्या इससे, जैसे अगर मान लो कि हम लोग ऐसा कंसेंट्रेशन लेके चले कि हम लोग का जो कार्बन चेन वाला पार्ट है वो इस टाइप का एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसा हम बस स्ट्रक्चर बनाने के लिए शो कर रहे हैं। मान लो ये कंपाउंड दे रखा, तो बीच वाले कार्बन का अगर रिएक्शन होगा तो जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये OH ग्रुप में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, और नीचे वाला जो कार्बन है, मतलब जो कार्बन है उस पर एक और OH ग्रुप ऐड होगा, वो नीचे वाले कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो फिर से 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट 5 मेंबर रिंग में ठीक ठीक स्टेबिलिटी रखेगा, तो ये भी प्रोडक्ट आराम से स्टेबल हो सकता है। इसलिए ये पार्ट भी आराम से करेगा, कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे सवाल में यहाँ आर हो या पीएच हो या नहीं हो एच हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट 3 ग्रुप अगर कंटिन्यूएशन में है तो इस तरह के सिमिलर एग्जांपल्स को आराम से हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो तुम्हारे ऊपर ये बात छोड़ रहे हैं कि यहाँ पे पीएच ग्रुप है, मतलब बेंजीन ग्रुप दे रखा है, कुछ और दे रखा, वो है या ना है समझ में आना चाहिए कि 3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कंटिन्यूएशन होगा तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, काम हो जाएगा। बट इसके अलावा जो और एक एग्जांपल है, ये शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट और एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर हम लोग साइक्लोपेंटेनॉन लेके चलते हैं तो साइक्लोपेंटेनॉन वाले पार्ट के केस में हम लोग जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो OH में कन्वर्ट होगा और H2O का OH ऐड होगा। प्रोडक्ट मैंने लास्ट क्लास में सही बताया था कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले पार्ट में जब न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा तो इस केस में जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो OH में कन्वर्ट होगा और इसमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। सिंपल। तो जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो OH में कन्वर्ट हुआ और न्यूक्लियोफाइल H2O की तरफ से OH ग्रुप आया। एक कार्बन के ऊपर 2 H ग्रुप दे रखा। बट यहाँ पे एक चीज है कि पहले एंगल 60 डिग्री का है और हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट sp2 है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट का मतलब हो गया कि हम लोग का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होना चाहिए था बट एंगल 60 डिग्री है। जबकि दूसरे वाले केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है मतलब बॉन्ड एंगल वाला पार्ट 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए था लेकिन एंगल 60 डिग्री है। तो 120 से 60 डिग्री और 109 से 60 डिग्री इसका मतलब एंगल स्ट्रेन वाला पार्ट पहले वाले केस में ज्यादा होगा। मतलब 120 से 60 डिग्री 60 डिग्री का फर्क है और 109 से 60 डिग्री मतलब अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री का फर्क है। तो यहाँ पे भी एंगल स्ट्रेन है। 60 डिग्री मतलब एंगल स्ट्रेन है। पहले वाले केस में भी एंगल स्ट्रेन है लेकिन रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट में एंगल स्ट्रेन ड्रास्टिकली घट रहा है। तो प्रोडक्ट में एंगल स्ट्रेन कम होने की वजह से हम लोगों का ये सेकंड वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ लिख देते हैं हम लोअर एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन दोनों में है लेकिन पहले वाले केस में बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन होने की वजह से रिएक्टेंट वाला पार्ट अनस्टेबल है तो प्रोडक्ट वाला पार्ट एग्जिस्ट करना चाहेगा और यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 कंसीडर करते हुए काम कर सकते हैं। नोट कर लो एकदम। H2O के एडिशन में प्रोडक्ट क्या बनता है वो ना भी याद रखो तो काम चल जाएगा, वो अपने आप समझ जाएंगे। लेकिन ये कुछ कुछ पॉइंट जो है ये याद रखना मस्ट है। सवाल अगर पूछेगा तो इन थ्योरेटिकल पॉइंट से पूछेगा। मेन पार्ट एडिशन ऑफ अल्कोहल है, एडिशन ऑफ Cn माइनस है मतलब NaCN वाला पार्ट है, एडिशन ऑफ NaHSO3 है, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव है। वही करके हम डिस्कशन करते जाएंगे। किसी को कहीं कोई डाउट होगा तो पूछते चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट ही नहीं पूछता भाई तुम लोगों में तो बस पढ़ते जा रहा है पढ़ते जा रहा है पढ़ते जा रहा है। रिवीजन करना शुरू कर दो भाई, तुम लोग रिवीजन करना शुरू कर दो तेजी से। इसके बाद सेकंड हेडिंग डालना एडिशन ऑफ पहले कौन सा डिस्कशन कर ले, चलो एडिशन ऑफ अल्कोहल का एडिशन कर लेते हैं पहले, या फिर पहले एडिशन ऑफ NaCN KCN कर लेते हैं। एडिशन ऑफ NaCN NaCN लिखो या KCN लिखो कोई दिक्कत नहीं है और एडिशन ऑफ HCN भी कंसिडर कर सकते हैं। एडिशन ऑफ NaCN KCN और HCN। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा रहेगा अगर सवाल पूछा जाता है तो, क्योंकि जैसे ये चीज तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके। जैसे मान लो NaCN दे रखा तो ये बोल ही रखा है तुम लोगों को कि जब भी कभी कोई न्यूक्लियोफाइल होगा तो H प्लस तो हम लोग एडिशन करा रहे हैं नॉर्मली। तो जो हम लोग का कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसको OH ग्रुप में कन्वर्ट करना है और कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराना है। उस केस में जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसको OH में कन्वर्ट कर दिया और NaCN में Cn माइनस वाला पार्ट, जब NaCN है तो Na प्लस और Cn माइनस, और Cn माइनस वाले पार्ट में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ऐसा हम लोग एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में भी डिस्कस कर चुके थे तो मालूम होना चाहिए। तो कार्बन वाले पार्ट के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके आराम से यहाँ पे हम लोग के कार्बन के साथ ग्रुप को अटैच करा देगा। तो Cn का कार्बन हम लोग के कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच होके आराम से प्रोडक्ट बनाएगा। एक ही कार्बन के ऊपर अगर OH ग्रुप भी है और Cn ग्रुप भी है तो इस चीज को हम लोग साइनोहाइड्रिन आराम से बोल सकते हैं। एक ही कार्बन के ऊपर OH और Cn ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड एज साइनोहाइड्रिन। ये वर्ड ध्यान रखना, नोट कर लो। पॉइंट बस ये होगा डिस्कशन का, यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना सिंपल सा केस है। पॉइंट ये होगा कि NaCN KCN यूज करना ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू HCN। ऐसा क्यों, ये एक छोटा सा पॉइंट होगा जो थ्योरेटिकली हम लोग को ध्यान रखना होता है। अदरवाइज इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट बनाना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
पॉइंट नोट डाउन कर लो इसके नीचे। NaCN और KCN is better reagent than HCN is better reagent than HCN because HCN is a very weak acid. HCN is a very weak acid and due to very low dissociation constant, due to very low dissociation constant, the amount को मत लिखो, due to very low dissociation constant, the concentration of CN minus obtained, the concentration of CN minus obtained will be very low. और CN माइनस अपना न्यूक्लियोफाइल है, अगर न्यूक्लियोफाइल ही नहीं रहेगा तो रिएक्शन क्या होगा? HCN बहुत वीक एसिड होता है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट 10 टू द पावर -7 -8 के अराउंड होता है। तुम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पे बुकलेट में दे भी रखा है। तो अगर HCN वाला पार्ट बहुत ही वीक एसिड है, डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत लो है, तो HCN के डिसोसिएशन से H+ और CN- मिलेगा तो सही, बट CN- बहुत ही कम मिलेगा। तो अगर CN- कम मिलेगा तो रिएक्शन भी उतना फिजिबल नहीं हो पाएगा, उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। जबकि NaCN और KCN आयनिक कंपाउंड है, जैसे इसको वाटर में डालेंगे तो Na+ अलग, CN- अलग, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉल अपार्ट, सॉरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 के बराबर होता है। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है, मतलब वाटर में डालते ही Na+ अलग, CN- अलग, CN- मिल गया, आराम से रिएक्शन हो जाएगा, ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। इस एक छोटे से थियोरेटिकल पॉइंट का ध्यान रखना। हमको जहां तक ध्यान है कि शायद लास्ट क्लास में हम होमवर्क में NaCN वाले पार्ट के एडिशन के 2 सवाल दे चुके थे, तो इसके एग्जांपल्स को हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं। एग्जांपल्स हम एक ही बार सारा मेंशन करेंगे, सारे रिएजेंट्स हम मेंशन कर रहे हैं, एग्जांपल्स एक ही बार। फाइंड द प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग केसेस, अलग अलग रिएजेंट चेंज होता जाएगा, तुम लोग को प्रोडक्ट बनाते चले जाना है। इस एक चीज को हम लोग ये सेशन एक ही बार कर लेंगे। तो एडिशन ऑफ H2 वाले, सॉरी CN वाले पार्ट के बाद हम लोग का तीसरा टॉपिक हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, एडिशन ऑफ एल्कोहल ROH, और ROH की जगह पे हम लोग RSH भी कंसीडर कर सकते हैं। तो एडिशन ऑफ ROH और RSH, मतलब एल्कोहल ले लो या थायोल ले लो, उसे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हम लोग सिमिलर टाइप का टॉपिक कंसीडर करते हुए काम कर सकते हैं। एडिशन ऑफ एल्कोहल और थायोल, और तुम लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से बता रखा है कि हम लोग को बस न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करना है। तो जैसे मान लो हम लोग के पास अल्कोहल है, तो SN1 SN2 रिएक्शन सब कुछ डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग, तो वहां से अब तक आइडिया लग चुका है हम लोगों को कि अल्कोहल वाला जो पार्ट है, इसमें H+ हटेगा और H+ हटने के बाद RO- बनेगा और साथ ही साथ H+ वाला पार्ट आएगा। तो O- अपना न्यूक्लियोफाइल है, OR में O- न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के टाइम पे बस न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करना होता है। मतलब प्रोडक्ट का अगर फॉर्मेशन कर रहे हैं अगर इस टाइप से ROH, तो इस केस में न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो एसिडिक मीडियम चाहिए होगा हम लोगों को। उसमें भी एक छोटा सा कंडीशन है जो थोड़ा ध्यान रखने का है। कंडीशन क्या है, यहाँ पे हम लोग H+ के जगह पे ड्राई HCl वर्ड यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा वेरिएशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा, डिस्कशन करेंगे उस चीज का। तो जो ड्राई HCl है, यहाँ से भी H+ मिलेगा, बट ड्राई HCl यूज कर रहे हैं हम लोग, उसके पीछे कुछ रीजन है, मेंशन करेंगे। तो हम लोग के इस स्ट्रक्चर वाले पार्ट में जो हम लोग का कार्बोनिल कार्बन है, उसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH में कन्वर्ट कर दो, सीधा कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH में कन्वर्ट होगा और कार्बोनिल कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। तो ROH में हम लोग का न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट OR ग्रुप था, तो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगा,
अगर हम लोग 1 मोल लेके चलते हैं तो 1 मोल का रिएक्शन यहाँ पे रुक जाएगा, लेकिन जब हम लोग फिर से एक और मोल का रिएक्शन कराएंगे, मतलब रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग ROH एक और मोल यूज कर ले और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो इस केस में हम लोग का फर्दर एक और रिएक्शन होगा और जो OH ग्रुप है वो OH ग्रुप वाला पार्ट यहाँ से हटेगा और हट करके यहाँ पे OR, नीचे भी OR का फॉर्मेशन होगा। अगर तुम लोगों को थोड़ा बहुत याद हो कुछ भी पुराना चीज, तो ये बताओ कि इसको हम लोग कॉमन नेम वाइज क्या बोलते हैं? एक कार्बन के ऊपर OH ग्रुप, एक उसी कार्बन के ऊपर OR ग्रुप, इसको कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? कुछ याद है? कुछ भी याद है किसी को? इस तरह के स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक कॉमन नेम होता है। एक ही कार्बन के ऊपर OH और OR ग्रुप, और एक ही कार्बन के ऊपर 2 OR ग्रुप, ऐसा बताया था कहीं पे? अब तो तुम लोग बोल भी नहीं सकता है कि हम नहीं बताए हैं क्योंकि मेरे पास यहाँ सब कुछ पड़ा हुआ है। लो, यही टॉपिक निकल के आ गया सीधा। और बोले भी थे कि जस्ट इस फॉर्मूला को यूज करेंगे कहीं पे। एक कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है और OR ग्रुप है, ये चीज एक कार्बन के ऊपर OH ग्रुप वाला पार्ट दे रखा है, वहाँ पे एसिटल वर्ड हम लोग मेंशन कर देते हैं। और एक कार्बन के ऊपर OH और OR ग्रुप है तो उसको हम लोग हेमी एसिटल बोला करते हैं, ये चीज हेमी एसिटल और हेमी कीटल। एक कार्बन के ऊपर OH ग्रुप और OR ग्रुप है तो हम लोग हेमी एसिटल बोलेंगे, और अगर एक कार्बन के ऊपर दोनों OR ग्रुप है, दोनों OR ग्रुप, तो उस केस में एसिटल या फिर कीटल आराम से बोल सकते हैं। जस्ट 2-3 लेक्चर पहले ही पढ़ाया, लेक्चर नंबर 19 में पढ़ाया और 22वें लेक्चर में है हम लोग, याद रखा करो, इतना जल्दी नहीं भूलने का है। इस केस में जो पहला स्ट्रक्चर है एक कार्बन के ऊपर OH और OR ग्रुप, इस चीज को हम लोग हेमी एसिटल बोलेंगे या हेमी कीटल बोल सकते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग एसिटल, तो एक कार्बन के ऊपर 2 OR ग्रुप है तो एसिटल या फिर इसी चीज को हम लोग आराम से कीटल बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग 1 मोल का यूज करेंगे तो हेमी एसिटल या हेमी कीटल बनेगा, अगर 2 मोल का यूज करेंगे तो उस केस में हम लोग का एसिटल या फिर कीटल का फॉर्मेशन होगा। तो रिएक्शन का ध्यान रखना, अगर एक अल्कोहल ग्रुप दे रखा 1 मोल तो हेमी एसिटल हेमी कीटल, और अगर 2 अल्कोहल ग्रुप दे रखा है या 2 मोल दे रखा है तो उस केस में एसिटल या कीटल का फॉर्मेशन कराएंगे। पॉइंट्स ये सब है, मतलब केवल यहाँ पे एक ही पॉइंट नहीं कि ड्राई एसिड की यूज कर रहा है, और भी कुछ कुछ पॉइंट्स जो हम लोग को आगे डिस्कशन करना है। एक तो पहला पॉइंट तो ये मेंशन कर लो सबसे पहला, जैसे इसी टॉपिक में आते हैं, लेक्चर नंबर 19 में आते हैं, तो लेक्चर नंबर 19 वाले पार्ट में हम ऊपर मेंशन किए थे ये टॉपिक, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, सॉरी हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। बोल रहे थे कि वाटर वाले पार्ट के साथ अगर H प्लस प्रेजेंट हो तो उस केस में ईथर का हाइड्रोलिसिस हो सकता है। हाइड्रोलिसिस होने का मतलब कि ईथर वाला पार्ट ब्रेक हो सकता है और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और नीचे जो क्वेश्चन कराया था उस क्वेश्चन के ऊपर अगर हम लोग आए, जैसे एक कार्बन के ऊपर हम लोग का 2 OR ग्रुप है, जैसे यहाँ पे एक कार्बन के ऊपर 2 OR ग्रुप है, मतलब हेमी एसिटल या फिर सॉरी एसिटल या फिर कीटल हम लोग के पास है। तो अगर हम लोग के पास एक वाटर से रिलेटेड एसिडिक मीडियम हुआ, क्योंकि H प्लस कैसे ला सकते हैं हम लोग, तो H प्लस लाने का तरीका नॉर्मली यही होता है कि वाटर के साथ H2SO4 आ गया, SpCO4 आ गया, ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग H प्लस को वाटर के प्रेजेंस में इंट्रोड्यूस करा दें तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि जो हम लोग का एसिटल वाला पार्ट है तो उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस होकर के हम लोग को हेमी एसिटल मिलेगा, और हेमी एसिटल का हाइड्रोलिसिस होकर के हम लोग को एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन मिलेगा। तो अगर हम लोगों का हेमी एसिटल या एसिटल वाटर के प्रेजेंस में अगर H प्लस मिला तो अनस्टेबल नेचर का है और आराम से एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम लोग कैसे बना पाएंगे इस चीज को? अगर यहाँ पे हम लोग ड्राई HCl की जगह पे H प्लस यूज करें, मतलब
वाटर के प्रेजेंस में H+ यूज करें या H3+ यूज करें, तो हम लोग का जो प्रोडक्ट बन रहा है, चाहे वो हेमी एसिटल हो या फिर एसिटल हो, ये दोनों अनस्टेबल नेचर का होगा और एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग वाटर के प्रेजेंस में H+ को यूज नहीं कर सकते, तो ड्राई HCl वाले पार्ट को यूज करना शुरू करते हैं। ये एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा ध्यान में रखने लायक होता है। Hold on to the point. Dry HCl is used instead of H+ plus water, और सिंपली H3+ लिख सकते हैं, H+ plus water और H3+, because acetals or hemiacetals or hemiacetals are unstable in H3+. Acetals or hemiacetals are unstable in H3+ and hydrolyzes to give aldehyde or ketone. Hydrolyzes to give aldehyde or ketone. और फिर से हम उस रिएक्शन पे हम मेंशन कर दे रहे हैं कि अगर हम लोग का हेमी एसिटल या फिर एसिटल रहा, एक कार्बन के ऊपर 2 OR ग्रुप रहा, यहाँ OR डैश ले लेते हैं और यहाँ वाले पार्ट में OR डबल डैश ले लेते हैं। अगर इसका रिएक्शन हम लोग H+ के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इस केस में हम लोग के प्रोडक्ट वाले पार्ट में ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड होगा, बॉन्ड को ब्रेक करके OH ऐड करो। ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड होगा, बॉन्ड को ब्रेक करके, हम इसको दूसरा पेंसिल लिख दे रहा है। ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड होगा, बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे OH ग्रुप ऐड करो। नीचे भी ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड होगा, बॉन्ड वाले पार्ट को ब्रेक करके यहाँ पे OH ग्रुप ऐड करो। मतलब अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में आराम से लोग C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन करा सकते हैं। और उसके अलावा हम लोग का जो 2 एल्कोहल है, R-OH या फिर R-OH, इसका फॉर्मेशन अलग से मिल जाएगा। अगर हम लोग का हेमी एसिटल हुआ, हेमी एसिटल का मतलब कि हम लोगों के R वाले पार्ट के ऊपर एक CH ग्रुप है, इसके ऊपर एक OH ग्रुप और एक OR ग्रुप दे रखा, तो यहाँ पे OR डैश लिख देते हैं। इस केस में ऑक्सीजन वाले पार्ट के ऊपर H ऐड करो, बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ OH ऐड करो, मतलब अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में R के साथ C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन। अब यहाँ H होगा तो H, कार्बन चेन होगा तो कार्बन चेन, बट एल्डिहाइड कीटोन बनेगा और उसके साथ साथ हम लोग का जो अल्कोहल है R-OH, ये फॉर्मेशन भी हो जाएगा। तो हम लोग H+ के साथ H2O यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग ड्राई HCl यूज करते हैं। ड्राई HCl H+ भी दे देगा और उसके बाद फर्दर कोई रिएक्शन भी नहीं करा पाएगा। इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, क्योंकि इसके एग्जांपल्स वाले पार्ट थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन और भी है जो हम लोग को कंसिडर करना होता है, तो इसलिए इनके एग्जांपल्स हम लोग कंसिडर करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अगले टॉपिक में आराम से मूव कर सकते हैं। तो उसका क्वेश्चन सॉल्विंग वाले पार्ट पे आराम से आ जाएंगे। और जैसे हम लोग अल्कोहल की बात कर रहे थे, सिमिलर टाइप से हम लोग आराम से थायोल वाले पार्ट की बात कर सकते हैं। पहले हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। हाँ बोलो। थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, थोड़ा सा नीचे करें, इतना बस बस बस।
इतना तो खुद से नोट कर लेने रे, गजब ना लगा कि भाई। क्वेश्चंस ट्राई करके देखो तुम लोग, पहले खुद से ट्राई करके देखो जितना बताया उससे क्या समझ में आ रहा है। और हम ड्राई एससीएल लिखे या ना लिखे, मान के चलना है कि ड्राई एससीएल बाय डिफॉल्ट लेके चल रहा है। ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर याद है तुम लोगों को? भूल गया सब? ग्लाइकोल किसी को याद है? दो कार्बन, दोनों कार्बन के ऊपर OH ग्रुप। तुम लोगों को कॉमन नेम का लिस्ट नहीं भेजा हुआ है क्या? बताओ भाई, कोई कंपाउंड से कॉमन नेम का लिस्ट नहीं है क्या तुम्हारे पास? है सर। है तो उसको याद करो। अच्छा, तुम लोग को तो हम एक दिन क्लास कैंसिल किए थे इसी वजह से, कॉमन नेम याद नहीं रहता तुम लोग को। अभी भी याद नहीं रखा है तुम लोग लिस्ट। गजब नालायक है भाई साहब से। तुम लोग का सिलेबस खत्म होगा ना तो तुम लोग का हर 7-7 दिन पे टेस्ट लगाएंगे। हर 7 दिन पे टेस्ट, और हर 7 दिन पे गाली सुनाएंगे तुम लोगों को। जैसे ही पेपर खराब होगा, और ज्यादा पेपर खराब करेगा तो डंडा भी पड़ेगा, तब जाके तुम लोग पढ़ाई करेगा। प्यार से तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहा है। ट्राई करो सवाल, 5 सवाल को ट्राई करो, फिर एक छोटा सा पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे हम लोग कि हम लोग इस टॉपिक में एक और फर्दर चीज का एडिशन कर सकते हैं।
पहला वाला केस तो मेरे हिसाब से बन गया होगा। पहले वाले केस में 1 मोल दे रखा है, तो प्रोडक्ट बनाना बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है। जो हम लोग का कार्बोनिल कार्बन है उससे 2 ग्रुप दे रखा है CH3, ठीक है। जो ग्रुप दे रखा वो जैसा का जैसा दे रखा वैसे ही छोड़ दिया। जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसको OH में कन्वर्ट कर दो, और जो हम लोग का न्यूक्लियोफाइल है C2H5OH में OC2H5 दोनों का न्यूक्लियोफाइल है OC2H5, जितना प्रोडक्ट बन जाएगा फर्स्ट वाले केस में। जब 2 मोल लेके चलेंगे तो 2 मोल में हम लोगों का जो कार्बनिल कंपाउंड के ऊपर ग्रुप दे रखा था कार्बन कार्बन के ऊपर CH3 वैसे ही रहेगा। जो हम लोग का OH ग्रुप बना उसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल का एडिशन OC2H5, इसमें ये OH ग्रुप को भी हटा देना है, और यहाँ पे एक और न्यूक्लियोफाइल रिपीट हो जाएगा, मतलब वापस से OC2H5 रिपीट हो जाएगा। ये फर्स्ट और सेकंड केस में एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड वाले केस को अगर कंसिडर करेंगे हम लोग, तो थर्ड वाले केस में हम लोगों के कार्बोनिल कार्बन पे CH3SH का एडिशन कराना है। CH3SH में इस बार न्यूक्लियोफाइल CH3S- और H+, ये पार्ट न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब हम लोग अगर 1 मोल लेके चल रहे हैं तो कार्बोनिल कार्बन वाले पार्ट के ऊपर कार्बोनिल कार्बन वाले पार्ट के ऊपर हम लोगों का 2 हाइड्रोजन दे रखा वैसे ही रहेगा। जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है सीधा उसको OH में कन्वर्ट कर दो, और इसके अलावा हम लोग सल्फर के ऊपर CH3 पार्ट ऐड कर सकते हैं, तो ध्यान रखना थोड़ा इस चीज का। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले केस में हम लोग को CH3OH वाले पार्ट के 2 मोल का एडिशन कराना है। तो अगर CH3OH वाले पार्ट के 2 मोल का एडिशन कराना है तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के टाइम पे जो हम लोग का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसको पूरे को हटाओ। हम एक और तरीका बता रहे हैं तुम लोग को, एक और तरीका देख लो सीखने का, आगे हो सकता है मे भी काम है। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और हम लोग का CH3OH वाला पार्ट दे रखा, तो CH3OH ऐसा लिख देते हैं H और इसके साथ साथ CH3, इसके अलावा CH3 के साथ ऑक्सीजन और H। यहाँ से अगर हम लोग H2O को हटा दें तो H2O तो पूरा का पूरा हट गया, ये ऑक्सीजन भी इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, ये दूसरा ऑक्सीजन भी कार्बन से अटैच हो जाएगा। इसका मतलब जो कार्बोनिल कार्बन है इसके ऊपर हम लोगों को पहले OH और OCH3 मिलता है, फिर वो OH वाले पार्ट का H हट जाएगा, एक्चुअल में H नहीं हटेगा, पूरा OH ही हट जाता है, और यहाँ वाले पार्ट में OCH3। तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटा, OCH3 OCH3 CH3OH CH3OH का H वाला पार्ट हटा, ओवरऑल H2 हटा, और हम लोग का ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। ये हम लोगों के क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। 1 2 3 4 में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है। कोई भी डाउट है तो बताओ। सर फोर्थ वाला में डाउट है। बोलो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताओ। प्रोडक्ट में CH3O 2 जगह आ रहा है कैसे? यहाँ 2 मोल दे रखा है ना, और 2 मोल दे रखा है तो 2 बार रिएक्शन होगा, है कि नहीं? हाँ और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 5 वाले पार्ट पे ध्यान दो। 5 वाला पार्ट चाहे तो स्टार मार्क कर सकते हैं, थोड़ा रिलेटिवली अच्छा सवाल है, although बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी। जैसे इस बार हम लोग का ग्लाइकोल का 1 ही मोल दे रखा है, बट अभी तक हम लोग एक अल्कोहल यूज करते थे तो एक बार न्यूक्लियोफाइल ऐड होता था। इस बार हम लोग के ग्लाइकोल में 2 OH ग्रुप है, मतलब है एक ही कंपाउंड लेकिन उस एक कंपाउंड के अंदर हम लोग का 2 न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। तो अगर एक ही कंपाउंड के अंदर 2 न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है तो जैसे एक चीज देखो, अभी जस्ट फॉर्मेशन की चीज को, कि हम लोग का जो CH3OH है, CH3 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दूसरा एक और CH3 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो हम लोगों का जब 2 CH3OH के साथ रिएक्शन हुआ था तो यहाँ से H2O वाला पार्ट हटा था, और H2O वाले पार्ट के हटने के बाद हम लोग का यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके ऊपर CH3, दूसरा एक और ऑक्सीजन, इसके ऊपर CH3 वाला ग्रुप ऐड हो गया था, ऐसा बोलते हुए काम कर रहे थे। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि जैसे ये जो पूरा कंपाउंड है इसमें CH3OH अगर कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ से एक एक हाइड्रोजन हटा देते हैं हम केवल, और यहाँ वाले पार्ट में हम लोग आपस में बॉन्ड बना देते हैं। तो सेम कंपाउंड था, सेम चीज है, बस दोनों में आपस में बॉन्ड बना हुआ है।
तो अगर दोनों कार्बन में आपस में बॉन्ड बना हुआ है तो इस केस में जो हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी एक बॉन्ड बना हुआ रह जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग आराम से बना सकते हैं, मतलब एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो डायरेक्टली भी ऐसा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से भी स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन HHO CH2 ऑक्सीजन दोनों तरफ से अटैच्ड है, ऐसा लिख दिया और यहाँ से H2 हटा दिया तो भी ये बन जाएगा। बट ऐसा साइक्लिक कंपाउंड बनाया जा सकता है, तो ध्यान रखने का इस चीज को नोट कर लो। और अगर इसको नोट कर लिया होगा तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको थोड़ा ध्यान रखना होता है, इसको स्टार मार्क कर लो या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग एक पॉइंट डिस्कशन किए थे इथर वाले पार्ट में कि इथर किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इथर के साथ रिएक्शन करने के लिए हम लोगों को एसिडिक मीडियम ही चाहिए। इथर एसिडिक मीडियम के अलावा कहीं रिएक्शन नहीं करता, मतलब HX वाला पार्ट हो गया या H प्लस के साथ H2O हो गया, इन दोनों पार्ट के अलावा इथर कहीं भी रिएक्शन नहीं करता है। तो हम लोग का जो हेमी एसिटल वाला पार्ट तो हटा देते हैं, बट जो हम लोग का एसिटल वाला पार्ट है वो एसिटल एक तरीके से इथर ही है। तो अगर इथर रिएक्शन नहीं कर रहा तो एसिटल भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो एसिटल वाला पार्ट हम लोगों का केवल वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है और कहीं रिएक्शन नहीं करता। तो जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, मान लो कि जैसे ऐसा एक रिएक्शन दे रखा है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और नीचे क्लोरीन वाला पार्ट, और इसका रिएक्शन हम लोग को Cn माइनस के साथ कराना है। मान लेते हैं कैसा एग्जांपल दे रखा कि आपको रिएक्शन Cn माइनस के साथ कराना है। तो इन जनरल एक पार्ट का ध्यान रखना, आगे मेंशन भी करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का जो रेट है वो SN2 से ज्यादा होता है। जनरली इस पॉइंट का ध्यान रखना, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ SN2। तो अगर मान लो कि हम लोगों को ऐसा बोला कि हम लोगों को केवल नीचे वाले पार्ट पे रिएक्शन कराना है, ऊपर वाले पार्ट पे रिएक्शन नहीं होना चाहिए, तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, और नीचे क्लोरीन है, मतलब अल्काइल SN2 रिएक्शन होगा, और ज्यादा चांसेस है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का क्योंकि रिएक्टिविटी हाइयर है। तो अगर रिएक्टिविटी हाइयर है, रिएक्शन वही होना चाहिए, तो फिर हम नीचे पे कैसे रिएक्शन करा पाए? क्या ऑप्शन क्या है यहाँ पे रिएक्शन कराने का? तो इस केस में जैसे एक्चुअल में Cn लेंगे तो काम थोड़ा खराब हो जाएगा, बट अभी के लिए Cn मान के चले, काम करते हैं न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो फिर हम लोग कैसे रिएक्शन कराएं? रिएक्टिविटी ऊपर वाले का ज्यादा है, ऊपर वाला रिएक्शन करना चाहिए, बट फिर भी ऊपर वाले का तो रिएक्शन नहीं हो रहा। तो नॉर्मली करते क्या है ऐसे केसेस में कि इस कंपाउंड का रिएक्शन हम लोग अल्कोहल के साथ कराते हैं, ROH इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, और 2 मोल के साथ रिएक्शन कराएंगे। अब उसमें ग्लाइकोल लो या फिर 2 अल्कोहल लो से कोई दिक्कत नहीं, ग्लाइकोल लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ऊपर वाला पार्ट ज्यादा रिएक्टिव नेचर का है। अगर ज्यादा रिएक्टिव नेचर का है तो इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन होने का ऐसा कंपाउंड बनेगा, जस्ट ऊपर बनाया अभी ये कंपाउंड कैसा लिख सकते हैं हम लोग, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन ऐसा। तो इस केस में ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन होने का ऐसा कंपाउंड बनेगा जबकि नीचे वाले पार्ट का रिएक्शन नहीं होना चाहेगा। अगर ऊपर वाले पे रिएक्शन हो गया तो इसके बाद अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इस कंपाउंड पे जो कि एसिटल बन चुका है, एसिटल H प्लस के अलावा किसी और पार्ट के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं। न्यूक्लियोफाइल के साथ एसिटल का कोई रिएक्शन हो नहीं सकता। एसिटल का रिएक्शन ऊपर नहीं हो सकता तो नीचे आराम से एसिटल वाले पार्ट को छोड़ करके नीचे क्लोरीन वाले पार्ट पे SN2 रिएक्शन होगा। अगर SN2 रिएक्शन होगा तो हम लोग के प्रोडक्ट वाले पार्ट में नीचे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा और ऊपर वाले पार्ट पे हम लोग को ये कंपाउंड मिल जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। और इसके बाद हम लोग आराम से हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं, मतलब HCO प्लस के साथ रिएक्शन कराएंगे,
जब H3O प्लस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम लोगों के ऑक्सीजन पे H का एडिशन, बॉन्ड को ब्रेक करो, OH का फॉर्मेशन करो, दूसरे ऑक्सीजन पे H का एडिशन, बॉन्ड को ब्रेक करो, OH का फॉर्मेशन करो, तो हम लोगों को आराम से यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में जो हम लोग एसिटल का फॉर्मेशन कराए, तो ऐसे ना जो ग्रुप वाला पार्ट है, ये ग्रुप वाला पार्ट एक मास्क के जैसा दिखाई दे रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग इन जनरल एक टेक्निकल लैंग्वेज में मास्किंग बोल लेते हैं, कि हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप का मास्किंग करा देंगे, और मास्किंग कराने से वो एसिटल में कन्वर्ट होगा, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, दूसरी जगह पे फिर रिएक्शन कराएंगे, और एक बार दूसरी जगह पे रिएक्शन हो गया, जहां में रिक्वायर्ड रिएक्शन था वहां रिएक्शन हो गया, तब उसके बाद फिर हम लोग H3O प्लस के साथ रिएक्शन करा के उस मास्क को हटा देंगे। मास्क को जब हटाएंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग आराम से डीमास्किंग बोल सकते हैं। तो मास्किंग एंड डीमास्किंग वर्ड थोड़ा ध्यान रखना। जब भी कभी एक कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड कीटोन के अलावा कोई लेस रिएक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, बट रिएक्शन उस लेस रिएक्टिव पार्ट पे कराना है, फिर से बोल रहा है, जब भी कभी एक कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड कीटोन प्रेजेंट है और उससे लेस रिएक्टिव कंपाउंड भी प्रेजेंट है, जबकि रिएक्शन उसी लेस रिएक्टिव पार्ट पे कराना है, तब उस केस में पहले मास्किंग कराएंगे हम लोग। मास्किंग कराने के बाद हम लोगों का जो एल्डिहाइड कीटोन है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मास्किंग होने के बाद एसिटल में कन्वर्ट हो गया। फिर रिएक्शन कैरी आउट करेंगे, फिर रिएक्शन कैरी आउट करने के बाद डीमास्किंग कराएंगे, एल्डिहाइड कीटोन वापस से मिल जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये इनडायरेक्ट रिएक्शन आराम से फॉलो करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल को पहले नोट कर लो, और नोट करने के बाद फिर हम लोग यहाँ नीचे मेंशन कर लेना रेट ऑफ रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट SN2 वाले पार्ट से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वाला जो पार्ट है ये ऊपर रिएक्शन नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट नीचे रिएक्शन करना चाहेगा। नोट कर लो। तो ऊपर वाले केस ऊपर वाले केस में तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर रिएक्शन करना चाहेगा, नीचे रिएक्शन नहीं करना चाहेगा। जब मास्किंग करा देंगे तो फिर ऊपर रिएक्शन नहीं कर पाएगा। नोट कर लो इस चीज को। पहले इस चीज को नोट कर लो, और इसको नोट करने के बाद हम लोग आराम से लिख देते हैं कैसे टू रिएक्शन होगा, और ऊपर वाले पार्ट में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद हम लोग थ्योरेटिकल पॉइंट की बात करेंगे, और ये थ्योरेटिकल पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना, ऑल्दो तुम लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ध्यान रखना। ठंडा पड़ गया है भाई, सब लोग स्वेटर पहन करके रहना, तबियत तुम बिगाड़ लेना। मालूम पड़ा कि तबियत बिगाड़ गई, 4-5 दिन तक खड़े हो रहे बेड पे। एक तो ऐसे कोविड चल रहा है, ऊपर से तबियत भी बिगाड़ लेना तुम लोग। क्या बोल रहा है? कोविड का तो बोलता है सेकेंड वेव फिर से स्टार्ट हो गया सर। हम पहले भी बोले थे कि लंबा चलेगा, नवंबर से थोड़ा शांत हुआ, और जनवरी फरवरी में थोड़ा केसेस बढ़ेगा। अभी केसेस तो बढ़ना शुरू ही हुआ है। 40,000 से हमें क्या ही है, तो ऐसे ही मतलब 40,000 तो नॉर्मल चल रहा है। दिल्ली में ही सबसे ज्यादा केसेस बढ़ रहा है, अभी बढ़ रहा है। हम दिसंबर में जाने वाले दिल्ली, 8 दिसंबर को। टेंशन भी हो रहा है, कहे चले जाए। सबसे बड़ा चीज है कि लोग स्कूल स्कूल खोल रहे हैं। अरे क्यों स्कूल खोल रहे हैं? हर जगह केसेस बढ़ गए हैं। मरने से डर नहीं लग रहा है, पढ़ाई करना जरूरी है। मरो तो मरो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई लेकिन कर लो।
पढ़ के मरो। पढ़ के मरो। अगर नोट कर लिया हो तो इसके नीचे पॉइंट मेंशन कर लेना। टू कैरी आउट रिएक्शन at less reactive point than aldehyde ketone. To carry out reaction at less reactive point than aldehyde ketone. Masking of carbonyl carbon. Carbonyl carbon को ऐसा C डबल बॉन्ड O से डिनोट करेंगे हमेशा। Masking of carbonyl carbon is used. Is used. और ब्रैकेट में लिख लेना acetals are reactive to H plus only. Acetals are reactive to H plus only. तो ध्यान रखना थोड़ा इस चीज का, इस पार्ट को मतलब अलग से सवाल में इंक्लूड नहीं कर सकते, ऐसा एक एग्जांपल तो मेंशन कर दिया, बट हो सकता है कि सवाल में डाल दे। इस तरह का सवाल मेंस एडवांस में बहुत नॉर्मल है, मेंस में तो नहीं है, एडवांस में बहुत नॉर्मल है, बट नीट में उनको नहीं लगता कि ये नॉर्मल सवाल के जैसा भी कोई चीज है, ठीक है, एटलीस्ट आइडिया रहना चाहिए। तो आज के लिए हम यहीं पे टॉपिक एंड करते हैं, टाइम भी हो गया है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोग एडिशन ऑफ NaHSO3 बताएंगे, फिर एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, एडिशन ऑफ ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और उसके बाद फिर हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस वाले पार्ट को डील करेंगे। हम लोग का नेक्स्ट क्लास में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक बार हम छोटा सा सजेशन देंगे, जो रिएक्शन मैकेनिज्म बताया था इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में, उस पार्ट को देख करके आना सही रहेगा, ठीक है? समझ आया सबको? यस सर। चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू